जामुन के पेड़ पर चुड़ैल का झूला। मंडा नामक एक गांव था जहां गर्मी में सभी लोग जामुन के पेड़ का कई तरह से लुत्फ उठाते हैं। उसकी छांव में बैठते थे और जामुन को तोड़कर बच्चे क्या बड़े क्या सभी खाया करते थे। जामुन थे इतने अच्छे और इतना ही नहीं, बच्चे उस जामुन के पेड़ पर झूला लगाकर भी झूलते थे क्योंकि वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। तभी दोपहर में 12 साल का टीटू अपने दोस्त सोनू और जोया के साथ उस पेड़ के जामुन तोड़कर खा रहा था। टीटू, सोनू, मेरे लिए भी जामुन तोड़ो ना। तुम्हें पता है मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। क्यों तरसा रहे हो? दो, मुझे भी खाना है। ला रहा हूँ पागल। ऐसा कर, मैं डंडे से जामुन की डाली हिलाऊंगा, तू नीचे चुन्नी बिछा ले ताकि जामुन इस पर गिरे। इसकी जितनी है टीटू, तू जमीन पर ही गिरा ले, हम धोकर खाएंगे जामुन। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, जामुन दो, बहुत खाने का मन है। तभी वो बच्चे जामुन तोड़कर एक साथ बैठकर जामुन खाते हैं और कहते हैं, चलो बहुत जामुन खा लिया, अब झूले पर झूलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। तभी वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं जिसमें जोया जीतकर सबसे पहले झूले पर झूलती है तो दोनों लड़के भी चिढ़ते हैं। फिर वो बारी बारी से झूलते हैं। तभी एक बिखरे से बालों वाली औरत जूही झूले को देखकर कहती है, अरे वाह, कितना बड़ा जामुन का पेड़ है और यहाँ तो झूला भी है। मैं तो झूला झूलूंगी, मैं तो झूला झूलूंगी। ए उतरो, मुझे भी झूला झूलना है। हटो हटो। हम क्यों हटे? हमारा झूला है, यहाँ हम पहले आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे हटो हटो, मुझे भी जामुन खाना है, मेरा पेड़ है ये और अब मैं ही झूलूंगी यहाँ पर। हट जाओ यहाँ से वरना धक्का मार दूंगी तीनों को। ऐसे कैसे मार दोगी? जबरदस्ती है, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर बच्चों से झूला छीनती हो। देखो तो जामुन खाने हैं, खा लो, लेकिन हम झूला नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? मैं तो झूला भी झूलूंगी, जामुन भी खाऊंगी और तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी भी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हम रोकेंगे, ईंट पत्थर मारेंगे जब पता चलेगा और अपने पापा को भी बुलाएंगे। टीटू के पापा मुखिया है इस गांव के, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। वो साइको औरत बच्चों से झूला छीनने लगती है लेकिन बच्चे भी झूला नहीं छोड़ते और टीटू झूले से गिर जाता है। तभी जोया पत्थर उठाकर उसके मारती है, फिर वो दोनों को धक्का मारती है जिससे जोया और टीटू को सिर पर चोट आती है। माँ, पापा, इसने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों के तो सिर से खून बह रहा है, चलो चलो घर चलते हैं, इसकी शामत बाद में बनाएंगे। तभी सोनू उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर कहता है, अब खा ले पागल औरत जामुन। ये क्या किया? तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी डाली है ना। अपनी आंखें धोकर वो उसी जामुन के पेड़ पर झूला झूलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे ऐसी हालत में अपने घर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखकर उनके माता पिता बेहद गुस्से में आ जाते हैं और टीटू के पिता राघव कहता है, बेटा, ये तेरी हालत किसने की है? जरा मुझे बता और वहां लेकर चल। उन दोनों बच्चों को भी मारा है ना? छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुखिया के बच्चे को मारने की? पापा, वो औरत बहुत पागल है, हम मना कर रहे थे तब भी नहीं मानी वो। अंकल, उसको सबक सिखाना, उसने हम तीनों को परेशान किया है, पत्थर भी मारा और झूले से भी उतार के धक्का मारा। चिंता मत करो बच्चों, उसे तो मैं बताऊंगा। केशव, हरिया, जाओ उस औरत को ढूंढो। तभी दो बच्चे और उनके माता पिता घबरा कर कहते हैं, अंकल अंकल, हमारे गांव में एक पागल सी औरत आ गई है, उसने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाने दिए और झूले से उतार कर मारा। वो पागल औरत ने देखिए मेरी बेटी के साथ क्या किया है और जब मैंने उसे समझाया तो उसने मेरे गालों पर नाखून मार दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे तो पागल लगती है, कहीं वो बच्चों को कुछ कर ना दे, उसका इलाज कीजिए। अरे सब गांव वालों को इकट्ठा कर लो, वो पागल औरत जरूर अभी भी जामुन के पेड़ पर ही होगी, उसे जामुन जो पसंद है, आज उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो उसी पेड़ पर झूला झूल रही थी। तभी मुखिया कहता है, ए पागल औरत, कौन है तू?
और तुझे शर्म नहीं आती बच्चों के झूले पर झूलकर? पापा यही है वो पागल आंटी। क्या है तुम लोगों को? इस झूले से उतर और इस गांव से चली जा। तभी जूही जामुन खाकर गुठली मुखिया के मुंह पर थूकती है और सिर खुजाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इस जामुन के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं झूला झूलती हूँ और जामुन भी खाऊंगी। भाग जाओ तुम, वरना तुम्हें भी पत्थर मारूंगी। अरे कितनी बेकार औरत है ये, इस पागल को गांव से निकाल दो और ना माने तो इसी पेड़ पर फांसी पर टांग दो। हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है इसने। तभी दो आदमी उसे झूले से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारती है। तभी 3-4 आदमी आकर उसके हाथ को बांध देते हैं और सिर पर काला कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका देते हैं। तड़प तड़प कर वो मर जाती है और गांव के लोग अपने घर वापस लौटकर फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जहां उनके बच्चे झूला झूलते हैं, सभी लोग जामुन खाते हैं। लेकिन तभी जूही चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जामुन के पेड़ पर आने वाले बच्चों को एक एक करके कैद कर लेती है और लोगों को मार देती है और कहती है, मुझे मार दिया ना इन्होंने, तड़पा तड़पा के जामुन नहीं खाने दिया ना, इस झूले पर झूलने दिया। लेकिन अब मैं झूला झूलूंगी और जो भी आएगा उसे मार डालूंगी। तभी वो फिर से झूला झूलने लगती है। अगले दिन झूले पर खाली झूले को झूलते हुए देख कुछ बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाते हैं। फिर सविता और बिरजू वहां आकर कहते हैं, अरे बिरजू जी, जरा जामुन तोड़ दीजिए, आज तो मेरा भी मन है जामुन खाने का, और जोया को तो बहुत पसंद है, जरा उसके लिए भी जामुन तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा जामुन तोड़ूंगा, मुझे इसका जूस भी बनाना है। वो दोनों जैसे ही जामुन तोड़ने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अचानक से आकर उनका गला पकड़कर कहती है, कितने बेहया और बुज़दिल हो, जो एक औरत को तुमने फांसी पर लटका दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया सिर्फ जामुन के लिए। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जामुन खाने दूंगी? नहीं, मरोगी तुम सब। चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। अरे लगता है ये वापस लौट आई है। चुड़ैल उन दोनों को जमीन पर लेटाकर गर्दन पकड़कर मार डालती है। मरते वक्त बिरजू मिट्टी में उंगली से लिख देता है, वो लौट आई है। कुछ देर बाद उन दोनों की मौत का मुखिया और बाकी लोगों को पता चलता है और बिरजू का लिखा हुआ देखकर वो कहते हैं, अरे भला इन्हें किसने मार दिया? और ये क्यों लिखा है कि वो लौट आई है? आखिर कौन है ये? हमें पता लगाना होगा। अरे कुछ बच्चे भी गायब हो गए हैं हमारे, और मेरा टीटू भी। अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। गांव में अचानक से लोगों की मौत होती है और 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं। मुखिया इस बात का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा का सहारा लेता है, जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं, हाँ, आ गई है वो वापस लौट आई है, जिसे तुमने मारा था फांसी पर लटकाकर। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, जामुन के पेड़ में उसकी आत्मा बस गई है। तांत्रिक बाबा, हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ गांव के बाकी बच्चे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उसका उपाय यही है कि उस जामुन के पेड़ को जला दो, उसके बाद मुझे विधि करनी होगी वहां तुम सबकी सुरक्षा के लिए। तभी मुखिया हाथ में गंगा जल लिए गायत्री मंत्र का जाप करके उसे पेड़ पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होती हैं। वो तड़पती है और कैद किए हुए बच्चे उस पेड़ में से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, अरे टीटू मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। चुड़ैल तू गई आज। मुखिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में तांत्रिक उस पेड़ को जला देता है। तभी चुड़ैल भी भस्म होकर मर जाती है। इसके बाद तांत्रिक वहां उन सब की सुरक्षा के लिए उसी जगह पर पूजा करता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं। नदी में मिली चुड़ैल को 5 बेटियां। चुड़ैल बहू अर्पिता नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी कि चुड़ैल सास शर्मिला खाने को थूक कर बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहुरिया, कहाँ मर गई? ये कैसा खाना बनाया है तूने? बिल्कुल बकवास। जाकर मेरे लिए गोश्त वगैरह लेकर आ। जी माँ जी, आपने ही तो बनवाया था अभी।
देख बहू, बिना जुबान लड़ाए मेरे लिए बोल या जो मैंने तुझे कहा है। मुझे ये सब नहीं खाना। एक काम ठीक से नहीं होता ना तुझसे, ना तू मुझे पोता पोती दे सकती है, ना ठीक से खाना वगैरह देती। 7 साल बीत गए लेकिन तुझसे इस घर का एक चिराग नहीं लाया गया। ना तू तंत्र मंत्र कर सकती है। पता नहीं कैसी चुड़ैल है, किसी काम की नहीं है। ये बात सुनकर अर्पिता चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माँ जी, आप तो ये सब ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ। आप जितना मुझे कहती हैं उससे ज्यादा मुझे ये बात चोट पहुँचाती है। हर वक्त याद दिलाती है कि मैं माँ नहीं बन पा रही। माँ जी, मेरा दिल भी कचोटता है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। कोई मुझे माँ बोले और आपकी गोद में खेले, अपने पापा के कंधों पर बैठे, मैं भी चाहती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। रहने दे, अगर तू कोशिश करती तो इतने समय नहीं गुजरता, और ना ही मुझे तुझे ये सब कहने का शौक है। तुझे क्या पता कितनी चुड़ैलें मुझे इस चीज का ताना देती हैं, बार बार बोलती हैं। अब उन्हें क्या पता कि तू मुझे ऐसी खुशी देने ही नहीं वाली। कहीं मुझे तुझे बांझ चुड़ैल बहू न कहना पड़ जाए। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसी बात मत कहिए। मैं माँ जरूर बनूंगी, एक दिन और बहुत अच्छी बनूंगी। आप देखना, एक ना एक दिन भगवान मेरी झोली में मुझे बच्चे की खुशी जरूर देंगे। अपना प्रवचन मत दे मुझे, जो बोला है वो काम कर। मेरा मूड खराब कर दिया। टंगड़ी कबाब और चिकन चिल्ली अच्छे से बनाकर लाइयो मेरे लिए। जी माँ जी। तभी अर्पिता अपनी सास का बताया हुआ खाना तैयार करके उसे दे देती है और घर के बाकी काम को करने में लग जाती है। पर सास की कही हुई बातों से वो बहुत दुखी होती है। शाम को उसका भूतिया पति राघव घर आता है तो अर्पिता चुड़ैल उसे सब कह देती है तो राघव भूत कहता है, कोई बात नहीं, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। शायद लोगों के कहने की वजह से वो ये सब सहन नहीं कर पाती और तुम्हें सुना देती है। तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उस दर्द से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं भी बेकरार हूँ कि कोई बच्चा मुझे पापा बोले। मैं बाकी पतियों की तरह नहीं हूँ जो सारा दोष ऐसे समय में अपनी पत्नियों पर डाल दे और दूसरी शादी कर ले। पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा अर्पिता। मैं जानती थी आप मेरी बात समझोगे। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वक्त गुजरता है। चुड़ैल सास के ताने अर्पिता के लिए अभी तक कम नहीं हुए थे। एक दिन वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी धुली हुई साड़ी इस्त्री करके देती है, तब भी वो उसे बांझ का ताना देकर सुना देती है, बांझ चुड़ैल कहीं की, तू मुझे पोता पोती की शक्ल नहीं दिखा सकती। मेरे बस में होता तो तुझे इस घर से बेघर कर देती, पर मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए शांत हूं मैं। चली जा अब यहाँ से और इन कपड़ों को भी धो कर ला, जा। जी माँ जी। चुड़ैल बहू वो कपड़े लेकर रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। सिर्फ 2 कदम की दूरी पर ही उसका घर था, जहाँ इंसानों का आना बेहद मुश्किल था। चुड़ैल खुद को कोसते हुए कपड़े धो रही थी कि उस नदी में एक नाव आती है, जिसमें 5 छोटी छोटी 5 साल से कम उम्र की बच्चियां थीं और एक 3 महीने की कपड़े में लिपटी हुई थी, जो कि रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर अर्पिता कपड़े धोना छोड़ देती है और उसके आसपास देखने लगती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बच्चा रो रहा है, मुझे देखना होगा। अर्पिता चुड़ैल थोड़ी और आगे जाती है, जहां उसे वो बहती हुई नाव दिखाई देती है, जहां 5 बच्चियां रो रही थीं। आगे झरना आ गया था। उन 5 बच्चियों की जान खतरे में थी। ये क्या? उन 5 बच्चों की जान खतरे में है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। पानी के बहाव से नाव बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रही है, क्या करूं? तभी अर्पिता आसपास देखकर एक हुक वाले कांटे में रस्सी को पेड़ से बांध देती है और जोर से सावधानी के साथ उस नाव की ओर फेंकती है। हे महाकाल, वो बच्चे सुरक्षित हो, मेरा फेंका हुआ कांटा उन्हें ना लगा हो, नाव रुक चुकी हो। अब मुझे सावधानी से अपनी ओर खींचना होगा। तभी धीरे धीरे अर्पिता उस नाव को अपनी ओर खींचकर 5 बच्चियों को उस नाव से बाहर निकालती है, जहां 5 बच्चियां रो रही थी और एक बच्ची 3 महीने की अर्पिता के गोद में थी। ले 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 ले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? बोलो बेटा। हमें नहीं पता, बहुत लाज लाई है दीदी। 5 बच्चियां एक साथ रो रही है। अरे अरे अरे, मैं कैसे संभालूं? राघव जी जल्दी आइए। तभी राघव आकर उससे पूछता है, पर अर्पिता 5 लड़कियों को अंदर ले जाकर उसे सब कुछ बता देती है। तभी भूतिया राघव कहता है, अर्पिता, ये बच्चियां तो इंसानों की हैं, हम भला इन्हें कैसे पाल सकते हैं? मेरी माँ तो मानेगी ही नहीं, क्योंकि ये हमारी भी नहीं है। तुम क्या करोगी इनका?
राघव जी, मुझे लगता है किसी ने 5 बच्चियों को मरने के लिए नदी में जानबूझकर ऐसे छोड़ दिया। मतलब इनका कोई नहीं है और ये मुझे मिली। इसका मतलब भगवान ने मेरी सूनी गोद भर दी। अब इन 5 बच्चियों की परवरिश मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। आप करने देंगे ना? मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ, पर माँ नहीं मानेगी। मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली। एक बात बता बहू, जब तेरे पास शक्तियाँ थी तो तूने इन बच्चों को ऐसे क्यों बचाया? माँ जी, परिस्थिति में मेरी ममता ने मुझसे जो कहा मैंने वो किया। उस समय मुझे अपनी शक्तियों का ध्यान नहीं था। सिर्फ एक माँ अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, जो मैंने किया। ओहो, इन 5 बच्चियों को देखकर तेरी ममता उमड़ पड़ी। पता नहीं किस इंसान की बच्चियां हैं। मैं तो इन्हें नहीं अपनाऊंगी। और पोता भी नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं मेरे पास, तो इसे लेकर भी मत आना। ये कहकर शर्मिला चुड़ैल गुस्से से चली जाती है और 5 बच्चियां फिर से रोने लगती हैं। टिचड़ी टिचड़ी तानी है। राघव जी, बच्चे भूख के मारे बहुत रो रहे हैं। आप इन दोनों को खिचड़ी खिला दीजिए। ये 5 साल की है, खा सकती है। मैं इन तीनों को दूध पिला देती हूँ। ठीक है। तभी भूत और चुड़ैल अपनी इंसानी बेटियों को खाना खिलाते हैं, फिर उनके साथ खेलने लगते हैं। 3 महीने की बच्ची और 1 साल की लड़की हंस हंस कर दोनों के साथ खेलने लगती हैं और एक लकड़ी की काठी पर बैठकर खुश होती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों 5 बेटियों के साथ इस कदर घुल मिल जाते हैं जैसे कि वो उनकी अपनी औलाद हो। ये सब देखकर शर्मिला का दिल पसीज जाता है और वो सबसे छोटी लड़की को अपनी गोद में लेकर कहती है, हाय राम, कितनी प्यारी बच्ची है, पूरी गुड़िया लगती है। अब मैं इसे लिए बगैर और नहीं रह सकती थी बहू, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मैं जानती थी माँ जी, एक दिन आप इन बच्चियों को अपनी पोती के रूप में अपना ही लेंगी। माँ, पीहू बहुत नटखट है। देखो तुतला कर बोलेगी। इसे बुलाओ आप। पीहू बेटा, दादी से चीज मांगो, उन पर बहुत सारी चीज है। दादी दादी, मुझे टिडी चाहिए। दो ना पापा, दिलाओ ना। अरे ये तो बहुत प्यारी है मेरी पीहू बच्ची। मेरी सारे बच्चियों को मेरे पास किया, उन्हें गले लगाना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ माँ जी, लीजिए। अब तो हमारे घर में मैं इधर से उधर कूदती डोलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ये चारों इधर उधर खेलती हैं। और ये तो गोद में ही रहती है, सबसे छोटी अनन्या। हाँ बहू। तभी शर्मिला अपनी 5 पोतियों को गले लगाती है, फिर उनके साथ खेलती है। नजर उतार कर कानों में सोने की बालियां पहनाती है। 5 साल बीत जाते हैं। 5 बच्चियां स्कूल जाया करती थीं, तो एक को शर्मिला तैयार करती थी और बाकी 4 बेटियों को दोनों भूतिया पति पत्नी मिलकर तैयार करते थे। इससे उनकी जिंदगी खुशनुमा हो गई थी। एक दिन वो सभी मिलकर पिकनिक पर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। 3 सिर वाली भूतिया बेटी। साहिल एक रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर था। उसकी लेट शिफ्ट रात के 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तभी एक खंभे पर बैठी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आखिर मुझे इसका शरीर मिल गया। अब मैं इसके शरीर पर कब्जा करके बहुत मजे करूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तो कहती है, ये क्या? आखिर मैं इसके शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं, ये ना सही तो इसके घर में किसी और के शरीर में रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर। ये बोलकर चुड़ैल साहिल का पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है। तभी उसकी 15 साल की बहन रश्मि सो रही थी। उसे सोता देख चुड़ैल उसी वक्त उसके शरीर में अचानक से कब्जा कर लेती है, जिसके बाद रश्मि छटपटाकर बैठ जाती है और लाल आंखों के साथ चिल्लाने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर वो घर में उथल पुथल मचाने लगती है और सारे सामान को तोड़ने लगती है। ये देखकर साहिल और उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, ये मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? बेटा, ये क्या कर रही है तू? रुक जा, मत कर ऐसा। हाँ बेटा, अचानक से ये तोड़फोड़ क्यों कर रही है? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, खा जाऊंगी एक एक को। रश्मि, तू ये क्या बोली जा रही है? क्या हो गया तुझे अचानक से? देख, मैं हूँ तेरा भाई। कौन है तू? कोई भाई वाई नहीं है मेरा। अच्छा हुआ आज मुझे ये शरीर मिल गया। अब मैं इसी के शरीर में कब्जा करके देखो क्या क्या करती हूँ। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रोते हुए कमला कहती है, कब्जा? साहिल के पापा, ये रश्मि को क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि किसी काली चुड़ैल ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है।
अब क्या होगा? अरे तुम खामखा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आपने सुना नहीं? उसने कहा था कि उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। माँ, बेहतर होगा अभी हम रश्मि के बारे में सोचें। ये बोलते ही साहिल उसे बेड पर सुला देता। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसके शरीर में घुसकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या रश्मि पहले जैसी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते बाद रश्मि अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। कभी अकेली बैठकर हंसती तो कभी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर रश्मि आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं रश्मि, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गई तुम्हें जुकाम है। तुझे एक बार की मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे आइसक्रीम खानी है। जा, मुझे ला कर दे। नहीं, मैं तुझे खाने नहीं दूंगी। और ये तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल कमला को बाल पकड़कर पटकने लगती है और गुस्से में उस आइसक्रीम वाले को मारकर आइसक्रीम खा जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर के लोगों को भी परेशान करके उनके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर अचानक से शांत होकर चली जाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, रश्मि बेटा, खाना खा ले। जैसे ही कमला रश्मि को कहती है तो वहाँ उसे बहुत घिनौना नजारा देखने को मिलता है। वो ये कि उसकी बेटी रश्मि किसी इंसान के हाथ को कच्चा चबाकर खा रही थी। साथ ही उसके 3 सिर हो गए थे। ये देखकर वो चिल्लाती है, रश्मि, रश्मि बेटा, ये क्या किया तूने? और तेरे 3 सर कैसे हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? चली जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कभी कभी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती थी तो रश्मि शांत रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल के कब्जा करने पर वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिद करने लगती है और उन्हें मार भी दिया करती थी। कमला के घर में डर का माहौल छा जाता है। तभी धीरे धीरे कमला अपने पति सूरज से कहती है, अजी सुनिए, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। हमें अपनी बच्ची को कहीं दिखाना चाहिए। ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी बेटी पर कब्जा करके बैठी है। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? तुम सही कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं उसे शहर लेकर चलता हूँ, पापा के पास। वही बताएंगे। वैसे भी वो इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें शहर चलना चाहिए। अगले दिन ही रश्मि और उसके माता पिता ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। दोनों सहमे हुए उसके साथ थे कि कहीं चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं भीड़ की वजह से उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिलती। तभी रश्मि कहती है, मुझे बैठना है, मुझे सीट चाहिए। ए लड़के, हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ। अब मैं क्यों हटूं? मेरी सीट है ये, और वैसे भी मैंने इस सीट के लिए टिकट बुक की थी, तो मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी सीट? नहीं देखा तू? नहीं देखा? ये कहते कहते रश्मि की आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हैं। बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी सीट मिल जाएगी। कमला के ये बोलते ही वो शांत हो जाती। रात के समय ट्रेन में सब सो रहे थे। तभी रश्मि अपनी 3 सिर वाले चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस लड़के को मार कर कहती है, तू लड़ रहा था ना मुझसे सीट के लिए, अब तो तू इस सीट पर कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के को बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला। कमला और सूरज जानते थे कि ये सब उसकी बेटी ने चुड़ैल बनकर किया है। कुछ देर बाद तीनों महेश के पास पहुंच जाते हैं। महेश रश्मि का दादा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ कमला और सूरज रश्मि को एक कमरे में बंद करके बैठा देते हैं और अपने पिता महेश से रश्मि के बारे में उसे सब बता देते हैं। पापा, आपको तो इन आत्मा वगैरह के बारे में सब पता है ना? अब आप ही अभी मेरी बेटी को बचा सकते हो। पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने रश्मि पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ पापा जी, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज उस चुड़ैल को मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। महेश एक समय तांत्रिक का काम किया करता था। जब उसे अपनी पोती के बारे में दोनों से पता चलता है तो वो कहता है, और तुम दोनों चिंता मत करो, वो कितनी भी डरावनी चुड़ैल हो, मैं अपनी पोती रश्मि से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज शाम को ही मैं विधि चालू कर दूंगा। शुक्रिया पिताजी। तू पागल है क्या? अरे अपनी पोती के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ।
शाम को महेश एक कमरे में रश्मि को घेरे में बिठाकर उसे वश में करने की कोशिश करता है और उस पर भस्म डालकर पूछता है, बता तूने ये क्यों किया? क्यों तू रश्मि के शरीर में है? नहीं बताऊंगी मैं। चुड़ैल की बात सुनकर गुस्से में महेश उस पर भस्म डालता है, जिसके बाद वो तिल मिलाते हुए कहती है, बता दियो। अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। जब मैं साहिल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करने लगी। तेरा समय खत्म हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा दुष्ट आत्मा। ये बोलकर महेश कठोर मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है और उस बोतल को समुद्र के बीचों बीच फेंकवा देता है, जिसके बाद रश्मि ठीक हो जाती है और खुश रहने लगती है।